हेलो दोस्तों, मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपन यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मोल अंश होता है वो क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार सांद्रता व्यक्त करने की जो रासायनिक विधि है, जैसे मोल अंश और शक्ति में क्या संबंध है, नॉर्मलिटी और शक्ति में क्या संबंध है, इन सब के बारे में मैंने बता दिया था। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प के द्वारा जो भी दाब उत्पन्न होता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि वाष्प दाब क्या होता है। तो डिफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको पहले समझाना चाहूँगा कि ये वाष्प दाब होता क्या है। तो सभी लोग ध्यान से समझेंगे। मेरे पास ये एक पात्र है और ये पात्र जो है मेरे पास, इस पात्र को मैंने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। समझ रहे हैं बात को? इस पात्र को मैंने पूरी तरीके से क्या किया है, बंद कर रखा है। तो अच्छा एक बात, यहाँ तक मैंने इसमें क्या भर रखा है, वाटर। यहाँ तक मैंने इसमें भर रखा है, वाटर भर रखा है। हमें सीखना है कि वाष्प दाब क्या होता है। अगर आप ये सिस्टम समझ पा रहे हैं तो आप बता पाएंगे आसानी से वाष्प दाब क्या होता है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे। मैंने कहा कि ये एक सिस्टम है जिसमें मैंने वाटर भरा है और इस सिस्टम को मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए क्यू ऊष्मा दे रहा हूँ। इस सिस्टम को मैं क्यू ऊष्मा दे रहा हूँ। तो जब मैं इस सिस्टम को ऊष्मा दूंगा तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम का क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर जब इसका बढ़ेगा तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इस सिस्टम के सतह पर, इस सिस्टम के सतह पर जो भी वाटर के क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, मतलब इस सिस्टम के सतह पर जो भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में जो नीचे के मॉलिक्यूल हैं वाटर के, उनकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी। रीज़न क्या है कि वो जल्दी हीट होंगे। हीट होने के बाद वो वाष्प में बदलने की कोशिश करेंगे। जब वो वाष्प में बदल जाएंगे तो अपने ऊपर वाले मॉलिक्यूल को टक्कर मारेंगे। जब अपने ऊपर वाले मॉलिक्यूल को टक्कर मारेंगे तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, हीट होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। फिर वो अपने ऊपर वाले मॉलिक्यूल को टक्कर मारेगा, फिर वो हीट होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वाष्प में बदलेगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, हम मान लेते हैं कि जो ये वाष्प द्रव है ये स्टार्टिंग में क्या होगा, वाष्प में बदलेगा। तो हमने कहा कि जब हमने इसको क्या दिया, क्यू ऊष्मा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा इसका मतलब टक्कर एक दूसरे को बहुत तेज़ी से मारेंगे, फिर वो वाष्प में बदलेंगे। तो वाष्प में बदलेंगे तो ऊपर जाने की ये कोशिश करेंगे। तो हमने लिखा है कि स्टार्टिंग में पहले वाष्प बना। अच्छा, वाष्प जो बना है, जो वाष्प बना है, इस वाष्प बनने की प्रक्रिया का नाम हमने दिया है वाष्पन। क्या नाम दिया इसे, हमने इसे नाम दिया है वाष्पन। ठीक है। तो अच्छा, स्टार्टिंग में क्या है, वाष्प बन रहा है, तो इसका मतलब मान लीजिए कि जो वाष्प है v1 वेग से बन रहा है, वाष्प v1 वेग से बन रहा है। फिर मैं क्या किया, फिर मैंने क्या किया कि जब, अच्छा, फिर जो वाष्प है ये यहाँ से टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा, फिर से किस में बदलेगा, द्रव में बदलेगा। तो जब द्रव में बदलेगा तो इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देंगे, संघनन नाम देंगे। और संघनन का वेग को मैंने ले लिया v2 से। समझ रहे हैं बात को? मैंने क्या किया, प्रारंभ में मैंने इस सिस्टम को क्यू ऊष्मा दिया। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, नीचे के जो द्रव के अणु है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि जल्दी हीट होंगे। फिर वे अपने ऊपर वाले अणु को टक्कर मारेंगे। टक्कर मारेंगे तो उनकी हीट क्या होगा, बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वो वाष्प में बदलेंगे। तो जब वाष्प में बदलेंगे तो वाष्प के बनने की प्रक्रिया को मैंने कहा वाष्पन, और मैंने कहा कि जो वाष्प बनने का दर है उसका वेग v1 है। फिर जब यहाँ से टक्कर मारेंगे सभी वाष्प तो फिर से वो किस में बदलेंगे, वाटर में बदलेंगे, द्रव में बदलेंगे। तो वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, संघनन। इसका वेग मैंने ले लिया v2। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में वाष्पन की जो रेट थी, स्टार्टिंग में वाष्पन की जो रेट है वो अधिक है और संघनन की रेट क्या है, कम है। तो मैं यहाँ लिखूंगा v1 इज ग्रेटर देन v2, यानी वाष्पन बनने की दर अधिक था कब, स्टार्टिंग में जब हमने क्यू ऊष्मा दिया तब, और संघनन की दर क्या है, कम है। समझ रहे हैं बात को? अब मैं क्या करूँगा, यदि मैं तापमान जो है इसे मैं स्थिर कर दूँ, यानी तापमान को क्या कर दूँ, कांस्टेंट कर दूँ, तो क्या होगा, जो वाष्पन बनने की दर है ये तो घट जाएगी। वाष्पन बनने की दर क्या है, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तापमान कम करेंगे
तो अणु की काइनेटिक एनर्जी घटेगी, गतिज ऊर्जा घटेगा, टक्कर नहीं मारेंगे तो वाष्प नहीं बनेगा। जब वाष्प नहीं बनेगा तो वाष्पन का वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। तो तापमान स्थिर करेंगे तो वाष्पन का वेग क्या होगा, कम हो जाएगा, और संघनन का वेग क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि जो वाष्प बने हैं द्रव के मॉलिक्यूल वे क्या होंगे, द्रव के फॉर्म में आने की कोशिश करेंगे। तो जब तापमान स्थिर होगा तो जो संघनन की दर है वो क्या होगा, संघनन की दर अधिक हो जाएगा और वाष्पन की दर क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। फिर बीच में जब तापमान स्थिर कर देंगे तो पहले ये वाला प्रोसेस होगा, संघनन का दर घटेगा और वाष्पन का दर कम होगा। फिर कुछ टाइम बाद एक ऐसी अवस्था आएगी, कुछ टाइम बाद क्या होगा, एक ऐसी अवस्था आएगी कि जो V1 है, वाष्पन की जो दर है ये बराबर हो जाएगा संघनन की दर के। समझ रहे हैं बात को। वाष्पन की जो दर है वो बराबर हो जाएगा किसके, संघनन की दर को। तो ये जो अवस्था है ये वाली, वाष्पन और संघनन की दर जब बराबर हो गई तो इसका मतलब है कि जितना तेजी से द्रव वाष्प में बन रहा है उतना ही तेजी से वाष्प किस में बदल रहा है, द्रव में। समझ रहे हैं बात। जितना तेजी से द्रव वाष्प बना उतना ही तेजी से वाष्प किस में बना, द्रव में बदला। तो इस अवस्था को हम कहते हैं द्रव वाष्प साम्य। इस अवस्था को हम क्या नाम देंगे, द्रव वाष्प साम्य। अब समझिए बात। अब इस पूरे सिस्टम में वाष्प है, मान लीजिए ये ग्रीन कलर का मैंने बना दिया है वाष्प, ठीक है, वाष्प इसमें बन गया है। तो ये वाष्प करेंगे क्या, ये जो वाष्प है इस पात्र की सतह पर, जो मैंने ये पात्र लिया है बंद पात्र, इसकी सतह पर क्या करेंगे, एक दाब उत्पन्न करेंगे। समझ रहे हैं बात को। और द्रव की भी सतह पर क्या करेंगे, एक दाब उत्पन्न करेंगे। उसी दाब को हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। समझिए बात को। जब आप इसे Q ऊष्मा देंगे तो नीचे के मॉलिक्यूल की टक्कर बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वाष्प में बदलेंगे। जब वाष्प में बदलेंगे तो वाष्पन, उसे हम कहेंगे, वाष्पन का वेग मैंने लिया V1, और फिर जो वाष्प द्रव में बदलेंगे उसे मैंने कहा संघनन, उसका वेग लिया V2। तो स्टार्टिंग में क्या है, पहले वाष्प बना तो वाष्पन का वेग क्या होगा, अधिक होगा, और संघनन का वेग क्या होगा, कम। जब मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तापमान को स्थिर किया, तो वाष्प बनने की दर क्या हो गई, कम होने लगी, और संघनन की दर क्या हो गई, अधिक हो गई। तो V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा। फिर क्या होगा, एक ऐसी स्टेट आएगी, एक ऐसा अवस्था आएगा कि वाष्पन और संघनन दोनों एकदम क्या होंगे, सेम वेग से होंगे, बराबर वेग से होंगे। तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, द्रव वाष्प साम्य कहेंगे। इसी द्रव वाष्प साम्य की स्थिति में वाष्प इस पात्र की सतह और द्रव की सतह पर जो दाब उत्पन्न करेगा उसे हम बोलेंगे वाष्प दाब। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्या ये बात समझ में आई, सोचो सोचो। देखिए डेफिनेशन क्या लिखा गया है, डेफिनेशन लिखा है कि स्थिर ताप पर जब किसी बंद पात्र में द्रव को गर्म किया जाता है, तो ये पात्र हमारा क्या है, ये बंद पात्र है, इसमें हम द्रव को क्या किए, गर्म किए हैं Q ऊष्मा दे करके। फिर क्या हुआ, किया जाता है तो प्रारंभ में वाष्पन की दर क्या है, अधिक होती है, और संघनन की दर क्या होती है, कम होती है। तो वाष्पन की दर को मैंने V1 लिया और संघनन की V2, तो वाष्पन की दर अधिक है संघनन के कंपेयर में। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है वाष्पन की दर घटने लगता है तथा संघनन की दर बढ़ने लगता है। यानी जैसे जैसे समय बीतेगा वाष्पन की दर क्या हो रही है, कम हो रही है, और संघनन की दर बढ़ रही है। फिर क्या किया मैंने, तब एक ऐसी अवस्था आती है, अच्छा, जब वाष्पन और संघनन की दर बराबर हो जाती है। यानी जब मैंने तापमान को स्थिर किया तो वाष्पन और संघनन दोनों की दर क्या हो गई, बराबर हो जाती है। इस अवस्था को द्रव वाष्प साम्य कहते हैं। तो जब वाष्पन की दर और संघनन की दर यानी सेम स्पीड से वाष्प भी बने और सेम स्पीड से वाष्प से द्रव भी बने, तो उसे हम कहेंगे द्रव वाष्प साम्य कहेंगे। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, इसी अवस्था में इसका मतलब ये हुआ कि द्रव वाष्प साम्य की अवस्था में द्रव का वाष्प, ये द्रव की सतह तथा पात्र की दीवार पर एक दाब आरोपित करता है जिसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, आई थिंक समझ में आई होगी आपको। अब देखिए मैंने अगला हेडिंग दिया है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं
जो वाष्प दाब को प्रभावित कर रहे हैं। यानी प्रभावित करने का मतलब है कि वाष्प दाब को या तो वो क्या करे, घटा दे या तो बढ़ा दें, यही तो प्रभावित हो सकता है वाष्प दाब। तो सबसे पहला मैंने लिखा है द्रव की प्रकृति। द्रव की ऐसी क्या प्रकृति है जो वो वाष्प दाब को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो देखिए मैंने ये लिखा है कि किसी द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है तो उसके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा व वेग अधिक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक पात्र है, बंद पात्र, इसमें मैंने द्रव के अणु लिए हैं, तो द्रव के अणु क्या होते हैं, थोड़ी दूर दूर होते हैं। जब दूर दूर होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। जब द्रव के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो उनके बीच आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। तो जब आकर्षण बल कम है तो इसका मतलब क्या है कि उनका गतिज ऊर्जा और वेग क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि उनका काइनेटिक एनर्जी और उनका जो वेग है ये क्या होगा, ये होगा अधिक, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, जिसके कारण द्रव के अणु स्वतंत्र तल पर तेजी से टकराकर अधिक दाब आरोपित करेंगे। जब बल लग ही नहीं रहा है इनके बीच, दो अणुओं के बीच, तो उनका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा अधिक होगा। गतिज ऊर्जा अधिक होने का मतलब उनका वेग अधिक होगा। जब वेग अधिक होगा तो स्वतंत्र तल पर वो क्या करेंगे, इन सभी तलों पर क्या करेंगे, टक्कर बहुत तेजी से मारेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाष्प दाब है, अतः ऐसे द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है। समझ रहे बात को। यानी ऐसे सभी द्रव जिनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है, उनके अणु अपने बंद पात्र में तेजी से गतिज ऊर्जा के साथ साथ उनका वेग भी क्या होगा, अधिक होगा। गतिज ऊर्जा अधिक होगा तो वेग अधिक होगा, वेग अधिक होगा टक्कर अधिक मारेंगे, टक्कर अधिक मारेंगे उनका क्या होगा, सतह पर दाब अधिक आरोपित करेंगे। इसका मतलब है कि वाष्प दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। समझ में आई बात। इसके बाद अगला हेडिंग है ताप का प्रभाव। तो इसमें लिखा है कि किसी द्रव का ताप को बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने ये कहा कि इसे मैं क्यों ऊष्मा दूँ, तो क्यों ऊष्मा देने पर क्या बढ़ रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है द्रव, जिसके कारण द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है। जब ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगा उनका, तो ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ने का मतलब क्या है कि उनके अंदर की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, टक्कर ज़्यादा मारेंगे, सेम वही प्रोसेस, टक्कर मारेंगे तो वाष्प तेजी से बनेगा, वाष्प तेजी से बनेगा तो वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो द्रव विलयन होते हैं उनका जो वाष्प दाब होता है वो कैसे हम निकालते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक। हो गया सब, आई थिंक हो गया होगा आपका। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। इरेज करने के बाद हम ये सीखेंगे कि जो द्रव विलयन होते हैं उनका वाष्प दाब हम कैसे निकालते हैं। जितने भी द्रव के विलयन होते हैं, द्रव को हम द्रव में क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे। लाइक वाटर एंड एल्कोहल ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, द्रव ही होने चाहिए, दोनों के दोनों। तो आप हमारे साथ एक हेडिंग लगाएंगे, द्रव विलयनों का वाष्प दाब। ठीक, द्रव विलयन का वाष्प दाब। ठीक, द्रव विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। अच्छा चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ ये बात। अगर मैं ये कह रहा, ये मेरे पास एक पात्र है, ठीक है, ये बंद पात्र है, इसमें मैंने दो द्रव लिया है, ठीक है, इसमें मैंने दो द्रव लिया है। तो अब मैं ये कह रहा कि अगर मैं इसे क्यों ऊष्मा दूं, तो जब मैं इसे क्यों ऊष्मा दूंगा तो द्रव के अणु गर्म होंगे, टक्कर तेजी से मारेंगे। जब टक्कर तेजी से मारेंगे तो गतिज ऊर्जा भी तो अधिक है, वेग अधिक है, तेजी से किस में बदलेंगे, वाष्प में बदलेंगे। अच्छा चलिए, मैंने ये जो है इसे मैंने कहा कि मान लीजिए ये द्रव ए है और ये द्रव बी है, ठीक है। तो द्रव ए जो वाष्प दाब क्रिएट करेगा उसे मैंने ले लिया पी ए, और द्रव बी जो दाब क्रिएट करेगा उसे मैंने लिया पी बी, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूल क्या होगा, वाष्प में बदलेंगे और दोनों के अणुओं के द्वारा क्या उत्पन्न होगा, वाष्प दाब।
ये द्रव ए को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो द्रव ए द्रव बी दोनों क्या होगा, वाष्प में बदलेगा। वाष्प में बदलेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, टक्कर मारेगा, और द्रव की सतह पे भी क्या करेगा, टक्कर मारेगा। तो दोनों द्रव के वाष्प के द्वारा दाब उत्पन्न होगा यहाँ पर। तो हम इसका कुल वाष्प दाब निकालेंगे तो कितना होगा, डाल्टन के नियमानुसार अगर पी कुल निकालें तो पी कुल निकालेंगे इस पूरे सिस्टम का, तो द्रव ए के कारण जो दाब है उसको ऐड करेंगे किसमें, द्रव बी के कारण जो दाब है, तो पी कुल क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। ये इस सिस्टम का पूरा क्या होगा, वाष्प दाब होगा। समझ में आई बात। तो चलिए इसी चीज़ को हम नोट करेंगे कि जब किसी द्रव, ये एक द्रव क्या होगा, विलेय होगा। द्रव का विलयन द्रव में बनाया जाता है, द्रव में बनाया जाता है, ठीक है। तो विलयन में दोनों अवयवों के कारण, दोनों द्रव को हम क्या बोलेंगे, अवयव। दोनों द्रवों के कारण वाष्प दाब, दोनों द्रवों के कारण वाष्प दाब उत्पन्न होगा, ठीक है। जब मैं इसे गर्म करूंगा तो चूंकि द्रव ए द्रव बी है, दोनों वाष्प में बदलेगा तो दोनों द्रव के कारण क्या उत्पन्न होगा, वाष्प दाब उत्पन्न होगा। तो मैं एक यहाँ सेंटेंस लिखता हूँ कि माना एक द्रवीय विलयन में, ठीक है, माना एक द्रवीय विलयन में द्रव ए तथा द्रव बी उपस्थित हैं, तब क्या होगा समझिए। द्रव ए का वाष्प दाब, द्रव ए का वाष्प दाब, द्रव ए का वाष्प दाब को मैंने क्या माना, पी ए। इसी तरह मैं द्रव बी का वाष्प दाब क्या मानूंगा, पी बी मानूंगा। तो पूरे सिस्टम का वाष्प दाब क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि कुल वाष्प दाब बराबर, कुल वाष्प दाब बराबर क्या होगा, कुल वाष्प दाब बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। ये इस पूरे सिस्टम का क्या निकलेगा, कुल वाष्प दाब। अच्छा, ये जो लाइन लिखी है, ये जो फार्मूला लिखा हूँ मैं, कुल वाष्प दाब बराबर पी ए प्लस पी बी, इसे डाल्टन के आंशिक दाब का नियम कहते हैं। ये क्या है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। ये डाल्टन का आंशिक दाब का क्या है, नियम है। ये बात भी आप जानेंगे। अभी मैं ये बात फिर आपको पढ़ाऊंगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ में हम यही सीखेंगे कि पी कुल कैसे निकालते हैं, किसी भी सिस्टम का कुल वाष्प दाब कैसे निकालते हैं। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये एक बार फिर समझिए, द्रव विलयन का वाष्प दाब हमें निकालना था। तो मैंने ये कहा कि जब किसी द्रव को द्रव में घोला जाएगा तो दोनों ही द्रव के कारण वाष्प दाब क्रिएट होगा। कैसे समझिए, अगर ये द्रव ए है, अगर ये द्रव बी है, तो जब इसे क्यू उष्मा देंगे हम, अगर हम इसे क्यू उष्मा देंगे तो दोनों के तो द्रव वाष्प में बनेंगे। अगर दोनों के द्रव वाष्प में बदलेंगे, अभी जैसे मैं पीछे आपको समझाया था कि पहले वाष्पन की दर अधिक होगी, फिर संघनन की दर अधिक होगी। जब स्थिर ताप करेंगे, एक ऐसा समय आएगा कि वाष्पन और संघनन एक साथ होगा, उसे द्रव वाष्प साम्य कहेंगे। तो ये दोनों भी किस अवस्था में आएंगे, द्रव वाष्प साम्य की अवस्था में आएंगे। फिर इस बंद पात्र और द्रव की सतह पर एक दाब लगाएंगे जिसे वाष्प दाब बोलेंगे। तो द्रव ए के कारण भी वाष्प दाब क्रिएट होगा और द्रव बी के कारण भी क्या क्रिएट होगा, वाष्प दाब क्रिएट होगा। तो
हमने क्या किया, कुल दाब निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि इस पूरे सिस्टम में कुल कितना दाब लगा, तो पी ए प्लस पी बी करेंगे तो हमें पी कुल मिलेगा। तो इसी पी कुल को हम क्या बोलते हैं, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपको राउट लॉ लेकर के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तब तक के लिए बाय।